हेलो, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गिफ्ट वाज गिवन टू ओरलैंडो बाय रोजालिन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट प्ले में ओरलैंडो को रोजालिन ने क्या गिफ्ट किया था एज ए टोकन ऑफ हर अफेक्शन, मतलब किसके रूप में, अपने प्यार के टोकन के रूप में। तो उसने उसको दिया था हर नेकलेस, अपना नेकलेस दिया था। आपको पता है एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल रोमांस है, 1599 के अराउंड आया था। और जब ओरलैंडो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है तो जो ड्यूक फ्रेडरिक होता है वो ओलिवर को 1 साल देता है कि वो ओरलैंडो को क्या करे, ढूंढ कर लेके आए। ओके, याद रखना है ये भी हमें कि ड्यूक फ्रेडरिक ने ओलिवर को कितना टाइम दिया था ओरलैंडो को ढूंढ के लाने के लिए, तो कितना दिया था, 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज ओरलैंडो डू विद लव पोम्स दैट ही राइट्स टू रोजालिन इन एज यू लाइक इट। ये आपको पता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का ही सीन है, इसी प्ले का, एज यू लाइक इट का ही। तो ओरलैंडो लव पोम्स लिखता है रोजालिन के लिए, तो वो उनका क्या करता है ये बताना है। तो वो उन्हें क्या करता है, आपको पता है पहले से लोग पेड़ों पे लिख दिया करते थे अपने लवर का नाम, तो बस आपको यहाँ से याद कर सकते हैं, ही हैंग्स दैम ऑन द ट्रीज। वो पेड़ पे मतलब उन लव पोएम को टांग दिया करता था। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, जो रोजालिन थी काफ़ी मतलब अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे ज़्यादा फीमेल करेक्टर में सबसे ज़्यादा वो जो बोली गई लाइनें हैं वो किसकी हैं, तो वो रोजालिन की है फीमेल करेक्टर में। और मेल में पूछा जाए तो हैमलेट की है, याद रखेंगे। और रोजालिन के बारे में हेराल्ड ब्लूम, नाम आपने सुना ही होगा। हेराल्ड ब्लूम ने ये व्यू दिया है कि रोजालिन अमंग शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट फुल्ली रियलाइज्ड फीमेल करेक्टर। जो रोजालिन है शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट और मोस्ट फुल्ली रियलाइज फीमेल करेक्टर है, याद रखेंगे ये पॉइंट भी। ओके, नेक्स्ट, रोजालिन एंड हेलन ए मॉडर्न इकोलॉग। एक पोम है ये किसने लिखी है, ये है पीबी शैली की। पीबी शैली ने 1819 में लिखी थी, ईयर भी याद रखेंगे, 1819 में। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ नोन फॉर पैथेटिक ट्रेजेडी। कौन जाना जाता है पैथेटिक ट्रेजेडी के लिए, जो इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज सी ट्रेजेडी। इसको सी ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सी ट्रेजेडी में होता क्या है, सी ट्रेजेडी में ये होता है जैसे कोई महिला होती है तो उसको टॉर्चर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है क्योंकि उसका कोई बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। इसके लिए जाने जाते हैं, याद रखेंगे हम, निकोलस रो। ओके, नेक्स्ट, सैटर्न इन हिज ओरिजिनल ग्लोरी दो was perfect till iniquity was found in thee is a memorable figurative portrait। ये जो सैटर्न इन हिज ओरिजिनल ग्लोरी, ये जो एक पोर्ट्रेट है, ये किसने मतलब किसके द्वारा है, किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है हमें। तो ये है विलियम ब्लेक के द्वारा। अच्छा, विलियम ब्लेक ने एक लाइन और बोली है सैटर्न के बारे में, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, आपको अच्छे से याद होगी। क्या है वो लाइन, मिल्टन क्या था, मिल्टन वाज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन को पता भी नहीं था और वो डेविल की पार्टी में था। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने सैटर्न के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सैटर्न को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया है, तो इसलिए बोला था। ओके, नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज़ द राइम अडेप्टेशन ऑफ जॉन मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट। जो स्टेट ऑफ इनोसेंस है वो अडेप्टेशन है जॉन मिल्टन के एपिक पैराडाइज लॉस्ट का। हु रोट इट, ये किसने लिखा है, ये लिखा है, इनका भी याद रखेंगे, ये लिखा है जॉन ड्राइडन ने। ओके, इसका ईयर भी याद रखेंगे, 1677 में आया था। ओके, नेक्स्ट, इंट्रीग वाज प्लॉट, मतलब षड्यंत्र जिसका प्लॉट हो। ऑब्सनिटी वाज विट, मतलब वल्गरिटी जिसमें विट हो, बुद्धिमत्ता हो। वाइज ऑलवेज फाउंड ए सिंपैथेटिक फ्रेंड, वाइज को, अवगुणों को हमेशा क्या पाया गया, एक उसका फ्रेंड माना गया। दे प्लीज्ड देयर एज, उन्होंने अपनी एज के लोगों को प्लीज किया, अपने युग के लोगों को। एंड डिड नॉट एम टू मैन, और उनका उद्देश्य नहीं था क्या करना, सुधार करना।
हु रोट द अब लाइन्स अबाउट, ये लाइनें किसने लिखी हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में। ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका था रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में, कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी उनका प्लॉट कैसा था, इंट्रिग मतलब षड्यंत्र भरा, ऑब्सनिटी थी उनमें, और वाइस क्या थे मतलब अवगुणों से भरी हुई थी वो, और वो उस समय के लोग उससे प्लीज्ड भी होते थे। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या नहीं था, एम टू मैंड मतलब सुधार करना या कोई मैसेज देना, इस तरह का उद्देश्य नहीं था। ये रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने बोला है। ओके, किसने बोला है, डॉक्टर जॉनसन ने, उनकी जो आई थी द जेंटलमैन्स मैगजीन उसमें बोला है। ओके नेक्स्ट, हु कॉल्ड पाइलन पोएट्स, पाइलन पोएट्स को मैक्स पांडे किसने बोला है, ये बताना है। आपको अच्छे से पता होगा, पाइलन पोएट्स को पिंक पोएट्स भी कहते हैं और ओडन ग्रुप ऑफ पोएट्स भी कहते हैं। 1930s में ये पॉपुलर हुए थे, लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी विचारधारा की। और अगर आप देखो, अगर हम कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हम भी लेफ्टिस्ट ही बन जाते हैं, अगर आप इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो। अब हमें ये बताना है कि पाइलन पोएट्स को किसने बोला, तो हमारा आंसर है इसमें रॉय कैंपबेल। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जॉन गाल्सवर्दीज लाइफ एंड आर्ट, 1987 में आई थी। ये बुक किसने लिखी है, जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ एंड आर्ट, ये लिखी है जेम्स गिंडन ने। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, आई वॉज मोर डिसीव्ड, मतलब मेरे साथ ज़्यादा धोखा क्यों हुआ। ये किसने, ये जो फ्रेज़ है वो यूज्ड की है शेक्सपियर के किस प्ले में, ये लाइन है ओफिलिया की। ओफिलिया कहाँ थी, हैमलेट में, हैमलेट की प्रेमिका। तो उसने बोला है आई वॉज मोर डिसीव्ड, वैसे उसने सही बोला है, लास्ट में उसे मिला कुछ नहीं है, उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, और उसके फादर की भी डेथ हो जाती है पोलोनियस की, और हैमलेट भी उसे, आपको पता हो, आप हैमलेट उसको एड्रेस करते हुए बोला है फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमन, है ना, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है, इस तरह की लाइन बोले, स्टेटमेंट बोले, तो ओफिलिया ने सही बोला है, हैमलेट से बोला है लाइन आई वाज मोर डिसीव्ड, मेरे साथ ज़्यादा धोखा हुआ है। ओके, वाइज फूल इन शेक्सपियर, 1955 में आया था। ये बुक किसने लिखी है, ये बुक है रॉबर्ट हिल्स गोल्डस्मिथ, आर.एच. गोल्डस्मिथ की है ये, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म, किसने कॉइन किया है टर्म, मार्जिनेलिया, टू डिनोट मटेरियल रिटन इनटू द मार्जिन ऑफ ए बुक और मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट के मार्जिन पे लिखे जाने वाले मटेरियल को मार्जिनिया शब्द इस्तेमाल किया है। तो किसने किया है मार्जिनिया शब्द इस्तेमाल, ये क्या है एस.टी. कॉलरिज ने, आपको अच्छे से पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे, और इन्हें काफ़ी सारी चीज़ों के लिए पॉपुलर हैं। किस किस के लिए हैं, बिलियन सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के लिए हैं, फैंसी और इमेजिनेशन के लिए हैं, हम इन्हें जानते हैं, बायोग्राफी लिटरेचर के लिए हम इन्हें जानते हैं। ओके नेक्स्ट चलेंगे, ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन, ये एग्जाम्पल किसका है, बताओ आप किसका एग्जाम्पल हो गया ये, एग्जाम्पल है काइज़मस का। काइज़मस में क्या होता है, काइज़मस में क्या होता है, एक रिटोरिकल वो होती है फिगर, जिसमें जो है वर्ड्स को और कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जाता है इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे बोला है ना, ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन। जैसे एक लाइन काफ़ी पॉपुलर है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गई, काइज़मस का। ओके, और पन तो आपको पता ही है, प्ले ऑन वर्ड्स, ऑक्सीमोरन का भी आपको अच्छे से पता है, जो एडजेसेंट वर्ड को जो अपोजिट होते हैं, जैसे बाय जस्ट फूल, बाय जस्ट फूल मतलब बुद्धिमान मूर्ख, तो ये ऑक्सीमोरन हो गया। अच्छा, पैरेलॉजिज्म में क्या होता है, पैरेलॉजिज्म में रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड, सेम वर्ड का रिपीटिशन होता है विदाउट एनी इंटरवेंशन या फिर कंजंक्शन, बिना कंजंक्शन के, जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये लाइन है ना, तो इसमें क्या है, इसमें पैरेलॉजिया है। और एक लाइन और है हैमलेट की, हॉरर हॉरर हॉरर, हैमलेट की है नहीं, फॉलस्टॉप ने बोली थी ये लाइन, तो इसमें क्या है, पैरेलॉजिया है, याद रखेंगे। ओके नेक्स्ट चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग
इज़ द फादर ऑफ ऑल द ग्रीक गॉड। किसको माना जाता है? सारे ग्रीक गॉड्स का फादर किसको माना जाता है? जो ग्रीक भगवान है उनका फादर, तो वो है जीएस। ओके, जीएस मोस्ट पावरफुल थे गॉड ऑफ सन। ओके, और क्यूपिड कौन है? क्यूपिड के बारे में आपको पता है, लव गॉड क्यूपिड सुना होगा, गॉड ऑफ लव। ओके, और बैकस क्या है? गॉड ऑफ वाइन। नेपच्यून क्या है? गॉड ऑफ सी। नेक्स्ट, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, मतलब मेरे से पूछो कल के लिए और तुम मुझे क्या पाओगे? ग्रेव मैन। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना है। तो इसमें ना ग्रेव के दो मीनिंग है। एक तो होता है ग्रेव का मतलब गंभीर, और एक ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र में पड़ा हुआ। ग्रेव उसे तो बोलता है। तो जब किसी वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं, जैसे आपने देखा होगा सलेस अलंकार, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पन, प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों के साथ खेला जाता है। तो इसमें जो ये लाइन है किसने बोली है? ये मरता हुआ डाइंग मर्क्यूशियो बोलता है, ये वर्ड बोले हैं। और आपको पता है मर्क्यूशियो किस में आया था? रोमियो एंड जूलियट में। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, और जो ये सर्कुमुलेशन है ये क्या होता है? मतलब द राउंड वे ऑफ सेइंग समथिंग, कुछ बात को घुमा फिरा के कहना। आयरनी, किसी पे क्या करना होता है? व्यंग करना। और ट्रांसफर एपिथेट, मतलब जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं इसका, आई हैड ए स्लीपलेस नाइट, मतलब मैं रात सो नहीं पाई। मैंने आई हैड ए स्लीपलेस नाइट, तो मैं नहीं सो पाई ना, नाइट थोड़ी स्लीपलेस हुई। तो ये क्या हो गया? नाइट को स्लीपलेस बोला तो क्या हो गया? ट्रांसफर एपिथेट हो गया। ओके, नेक्स्ट, हु कॉइन द टर्म ट्रेजिकोमेडी। ट्रेजिकोमेडी किसने कॉइन किया है ये पता है। तो ट्रेजिकोमेडी कॉइन किया है जॉन फ्लेचर ने। अच्छा, ट्रेजिकोमेडी होता क्या है? ट्रेजिकोमेडी इस तरह का प्ले या नॉवेल होता है जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट होते हैं। ट्रेजिकोमेडी शेक्सपियर ने लिखी है, उनका तो पता ही होगा आपको। हु फर्स्ट सॉ द विचेज इन मैकबेथ, किसने सबसे पहले देखी थी मैकबेथ में विचेज को? विचेज मतलब चुड़ैलों को किसने देखा था सबसे पहले? सबसे पहले किसने देखा था? बैंक्यू ने देखा था, याद रखेंगे। ओके, बैंक्यू शुरू में जब आपने देखा होगा स्कॉटलैंड और नॉर्वे का युद्ध चल रहा होता है और बैंको और मैकबेथ उसको जीत के आ रहे होते हैं, तो तब उन्हें विचेज मिलती हैं। तो उसमें सबसे पहले किसने देखा होता है? बैंको ने देखा होता है, याद रखना है आपको। 3 विचेज थी इसमें, और चौथी विचेज किसको बोला गया था? लेडी मैकबेथ को, मतलब मैकबेथ की वाइफ को बोला गया था। और मैकबेथ का सबसे शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस प्ले का शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन है, तो वो मैकबेथ का है। और अगर हम शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी की बात करें तो वो भी मैकबेथ ही है। शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी बोल रही हूँ मैं, तो वो भी मैकबेथ है। ओके, और मैकबेथ में अगर एक वर्ड होता है टाइम, वो बार बार रिकर होता है, मतलब बार बार आता है मैकबेथ में टाइम, ये भी याद रखना है आपको। और इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि जब मैकबेथ प्ले को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था ना, तो इट इज़ सपोज टू बी कर्स्ड फ्रॉम द बिगनिंग। ऐसा माना जाता था कि ये कर्स्ड है, मतलब जैसे हम कभी कभी कोई काम करते हैं तो हमें लगता है आज का दिन शुभ नहीं है, इस तरह से मैकबेथ को माना जाता था। ये जब भी प्ले किया जाता था स्टेज पे कुछ ना कुछ हो जाता था। और एक पॉइंट और है इसके बारे में इम्पोर्टेंट, द सन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ट्रैवलिंग लैम्प इन मैकबेथ। सन को भी डिस्क्राइब किया गया है किसके रूप में? एज ए ट्रैवलिंग लैम्प, याद रखना है। और मैकबेथ में एपियर होने वाले जो सबसे शुरू में करेक्टर थे, अगर वो पूछ रहा है कि सबसे शुरू में कौन एपियर होता है इसमें, तो वो तीनों बिचेज थी, ये तो मैंने आपको बताई थी। और जो इसमें शुरू में बिचेज के डायलॉग होते हैं वो प्रलोग का काम करते हैं, प्रलोग मारा जाता है उसको। और मैकबेथ को कौन मारता है इस प्ले में, ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से, मैकडफ मारता है। ओके, नेक्स्ट चलता है। विच करेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले हैमलेट। कौन सा करेक्टर बोलता है हैमलेट में पहली लाइन? तो वो कौन बोलता है? बर्नार्डो। ओके, याद रखेंगे, बर्नार्डो बोलता है
और लास्ट में, अच्छा ये तो फर्स्ट करेक्टर हो गया जो प्ले हैमलेट में पहली लाइन जिसके द्वारा बोली गई। लास्ट में 3 करेक्टर सर्वाइव करते हैं इसमें, बाकी सब मर जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? 14 ब्रास है, होरेशियो है हैमलेट का फ्रेंड, और ओर्सिक है। ठीक है, याद रखें। हैमलेट लॉन्गेस्ट प्ले है, अच्छे से आपको याद होगा, मैंने बताया है ऑलरेडी इस बात को। और हैमलेट को क्या बोला गया है? ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडलिज्म। किसने बोला है? AC ब्रैडली ने बोला। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आए कि हु सिंग्स वैलेंटाइन सॉन्ग, वैलेंटाइन सॉन्ग कौन गाता है, तो वो कौन गाता है? इस प्ले की हीरोइन ही गाती है। हीरोइन कौन है? ओफिलिया। ओके, अगर ये क्वेश्चन आए कि हैमलेट जो प्ले है वो कब स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है लेट एट नाइट, रात में देर से शुरू होता है। अच्छा, हैमलेट में क्या होता है? घोस्ट अपीयर होता है। कितनी बार? 4 टाइम्स, 4 बार घोस्ट आता है इसमें हैमलेट में, ये भी याद रखेंगे। ओके, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ, हैमलेट और होरेशियो ने स्टडी की है विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। अगर ये पूछा जाए कि उन्होंने स्टडी कहाँ पे की है, उस टाइम पे जब उसके हैमलेट के फादर की मतलब मौत हो जाती है, तो हैमलेट पढ़ ही रहा था यूनिवर्सिटी में, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में, उसको वहाँ से बुलाया जाता है। और अगर ये पूछा जाए, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कितने मेल कैरेक्टर्स अपीयर हुए थे हैमलेट में, तो 18 मेल कैरेक्टर आए हैं इसमें हैमलेट में। काफ़ी सारे पॉइंट हो गए, नेक्स्ट चलेंगे। द टेम्पटेशन सीन, टेम्पटेशन सीन कहाँ आता है? टेम्पटेशन सीन है ओथेलो का। ओथेलो में आपने देखा होगा जो इयागो होता है विलन, वो कान भरता रहता है, मतलब टेम्प्ट करता रहता है। डेस्डेमोना, मतलब डेस्डेमोना के अगेंस्ट ओथेलो को वो करता है। आपने स्टोरी तो समरी तो पढ़ी होगी ना इसकी। और डेस्डेमोना इसमें क्या गाती है? ब्लो सॉन्ग, याद रखना है आपको, ब्लो सॉन्ग है उसका। अच्छा, अगर ये आ जाए, हाँ, टेम्पटेशन सीन कब आता है, याद रखेंगे, एक्ट 3 सीन 3, एक्ट 3 सीन 3 में आता है ये टेम्पटेशन सीन, याद रखेंगे। ओके, और इसमें एक हैंडकरचीफ भी होता है जो माना जाता है ना फिडेलिटी का सिंबल। जो डेस्डेमोना थी वो बहुत ही वर्चुअस लेडी थी, तो आपको पता है वो उसे ओथेलो देता है ना, मतलब ओथेलो तो नहीं देता, लेकिन जो उसमें हैंडकरचीफ आता है, मतलब वो जो हैंकी आता है उस पर स्ट्रॉबेरी बनी होती हैं, जो सिंबल ऑफ लव होती हैं, फिडेलिटी का सिंबल होता है, ये भी याद रखना है आपको। और ये एक ड्रामेटिक आयरनी है। ड्रामेटिक आयरनी क्यों है ये? ड्रामेटिक आयरनी इस प्ले में इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा, हमें पता होता है कि इयागो बहुत डिसऑनेस्ट है, लेकिन फिर भी इयागो के लिए बार बार इयागो के लिए प्ले में क्या बोला जाता है? ऑनेस्ट ऑनेस्ट बोलता रहता है। लेकिन जो सारे देखने वाले वो होते हैं दर्शक, ऑडियंस, उनको पता होता है कि हैमलेट क्या है, वो इयागो क्या है, सबसे मोस्ट डिसऑनेस्ट मैन है। तो क्या हो गई, एक ड्रामेटिक आयरनी हो गई ना। ओके, अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, जो मतलब अगर ये क्वेश्चन आए कि ओथेलो को ट्रेजेडी ऑफ कर्चीफ किसने बोला है, तो वो बोला है थॉमस राइमंड ने। सॉरी, नेक्स्ट चलिए। विच ऑफ द यंग एथनियंस इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोर्शन इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम। विच ऑफ द यंग एथनियंस, कौन सबसे पहले अफेक्ट होता है लव पोर्शन से मिडसमर नाइट ड्रीम में? कौन होता है? आपको याद रखना है, लिसेंडर होता है। ओके, लिसेंडर, आपको पता है लव पोर्शन आपको समझ में आ गया ना, वो जो जूस डालता है सबकी आंखों में, मतलब कि जो सबसे मतलब सो के उठ के जिसको सबसे पहले देखेगा उसे उससे ही प्यार हो जाएगा, तो सबसे पहले वो लिसेंडर पे प्रयोग होता है, ये वाला याद रखना है आपको। ओके, और सैमुअल पीप्स ने क्या किया है, इस प्ले को क्रिटिसाइज किया है, मिडसमर नाइट ड्रीम को। क्या बोला है इसके प्ले के बारे में? मोस्ट इंसिपिड, मतलब बहुत ज़्यादा फीका और रिडिकुलस प्ले है, दैट एवर आई सा इन माई लाइफ, जो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट, किसने कहा है कि शेक्सपियर इज़ द ओनली बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर ही अपनी मतलब खुद का बायोग्राफर हो सकता है केवल, ये किसने बोला है? ये स्टेटमेंट दिया है R.W. इमर्सन ने, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, जूलिया इज़
टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना। टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना प्ले है शेक्सपियर का ही। तो जूलिया डिस्गाइज करती है, मतलब भेष, दूसरा भेष धारण करती है, तो वो किसका करती है? सेबेस्टियन का करती है, याद रखेंगे। और इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना में दो जेंटलमैन कौन है, किसकी बात चल रही है? वैलेंटाइन और प्रोटियस। ओके, वैलेंटाइन और प्रोटियस नाम याद रखेंगे। और हीरोइन कौन कौन थी इसमें? सिल्विया और जूलिया। और जूलिया क्या कर लेती है? भेष धारण कर लेती है, खुद को डिस्गाइज कर लेती है, किसके रूप में? सेबेस्टियन के रूप में। इट इज़ ये जो है टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना, इट इज़ कंसिडर्ड बाई सम मतलब कुछ जो वो हैं राइटर हैं, ऑथर हैं, उनके द्वारा समझा जाता है कि ये शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले है। ठीक है, याद रखिए ये पॉइंट भी। नेक्स्ट चलता है, हाउ मेनी स्टेंजा आर देयर इन ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी में कितने स्टेंजा हैं? जो पॉपुलर वर्क है या पोम है, उनसे आपको ये भी याद रखना है। ये इस तरह का छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ओड टू ड्यूटी में कितने स्टेंजा है? 7 स्टेंजा है और 8 लाइन ईच, मतलब कितने हो गए? कितनी लाइनें हो गई? 7 अट्ठे 56, 56 लाइन हो गई इसमें। पब्लिश हुआ था 1807 में ओड टू ड्यूटी। और मैंने ओड टू ड्यूटी से पहले एक क्वेश्चन और कराया था, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द बॉयज़ ऑफ गॉड। तो हु इज ईस्टर्न, कौन यहाँ पे ईस्टर्न होता है? कौन होता है? तो वो होती है ड्यूटी। याद रखना है ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोम वर्ड्सवर्थ की नहीं है? वर्ड्सवर्थ एक नेचर प्रेमी तो थे, तो उन्होंने काफ़ी वर्ड्स के बारे में लिखा है। और मैंने आपको बताया है कि जो हमारे 4 राइटर हैं, आपको 4 राइटर से चाहे उन्होंने कुछ भी वर्क लिखा है, आपको याद करना है, एटलीस्ट उसका नाम तो याद करना ही है, क्योंकि लास्ट वाले टीचटी में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। मतलब वर्क का नाम दे दिया और ये पूछ लिया कि किस राइटर का है। तो अब हमें इसमें वो करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ए रेन्स नेस्ट वर्ड्सवर्थ की है, टू द कुकू वर्ड्सवर्थ की है, द स्पैरो नेस्ट ये भी वर्ड्सवर्थ की है, द नाइटिंगेल ये है कोलरिज की। कोलरिज उनके दोस्त तो थी वर्ड्सवर्थ के। ओके, देयर वाज ए रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट। सारी रात हवा में क्या है? एक रोअर है, शोर है, एक दहाड़ है। ये पोएम शुरू होती है इस लाइन से। अब कौन सी पोएम शुरू होती है ये हमें बताना है। आपको जो मतलब ज़्यादा पॉपुलर पोएम है, टिंटरनेवे, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इस तरह की जो पॉपुलर पोएम है उनकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन याद करनी ही है, सो दैट अगर पेपर पे आ जाता है उससे तो हमें याद रहे। तो ये लाइन किसने बोली है? मतलब ये लाइन कौन से वर्क की है? ये लाइन है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की, याद रखेंगे। टिंटरनेवे की तो वैसे भी नहीं हो सकती थी। टिंटरनेवे की क्या है आपको अच्छे से पता होगा। टिंटरनेवे की फर्स्ट लाइन है 5 years हैव पास्ट 5 summer विद द लेंथ ऑफ 5 long winter। वो दोबारा जाते हैं ना 5 साल के बाद 1798 में। उससे पहले कब गए थे टिंटरनेवे में? 1793 में। 5 साल के बाद जाते हैं, तो उसकी पहली लाइन ही ये है 5 years हैव पास्ट। तो टिंटरनेवे की तो हो नहीं सकती थी, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की है ये। अच्छा, हमें इस क्वेश्चन से एक चीज़ और सीखने को मिली, जो ये वर्क है ए जूइश फैमिली, ये भी वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। ओके, पीटर वेल तो पता ही है। हु पैरोडी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस विद द पोम हेडोक्स आई। कौन मजाक बनाता है, मतलब कौन पैरोडी करता है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का, क्रिटिसाइज करता है अपनी एक पोएम लिख के। कौन सी पोएम? हेडोक्स आई। हेडोक्स आई किसने लिखी है ये बताना है हमें। तो ये जो पोएम है ये लिखी है लुइस कैरोल ने। इस पोएम में जो है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को पैराडाइज किया है। ओके, याद रखेंगे। आपको अच्छे से याद होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट लिखे हैं टोटल। सारे तो नहीं याद किए जा सकते, लेकिन मतलब सबका नाम तो नहीं याद किया जा सकता, लेकिन फिर भी जितने आपके सामने आते रहें उनको याद करते जाइए। और वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट लिखे हैं टोटल। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वर्ड्सवर्थ ने कितने इक्लीजियास्टिकल सोनेट लिखे हैं, तो वो लिखे हैं, ये भी याद रखना है 132।
ओके, कितने लिखे हैं 132 और टोटल कितने लिखे हैं 523। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हु सेड दैट, किसने कहा, द रिवॉल्यूशन इन इट्स अर्लियर फेज इन्वॉल्व्ड, जो उनके अर्लियर फेज में रिवॉल्यूशन थी, क्रांति थी, इन्वॉल्व्ड नो रिवॉल्यूशन, उसने कोई रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व नहीं किया इन वर्ड्सवर्थ मेंटल लाइफ, वर्ड्सवर्थ की किस में, मेंटल लाइफ में, ये बता दें। तो ये किसने बोला है, राले ने बोला है, वाल्टर राले ने। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट इन द मेमोरी ऑफ रेजले काल्वर्ट, किसने लिखा है ये वाला वर्क, ये लिखा है वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। अब देखो फिर एक और वर्क आ गया वर्ड्सवर्थ का, अभी याद कर लेंगे किसने लिखा है, मतलब क्या लिखा है, इन द मेमोरी ऑफ रेजले काल्वर्ट, रेजले काल्वर्ट की याद में किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ, याद रखेंगे। वर्ड्सवर्थ ने एक और पोम लिखी है नियर द सेम लेक, ये भी याद रखेंगे नाम। एक और लिखी है, मैंने इस पर भी बना रखी है वैसे वीडियो, टू ए स्नो ड्रॉप। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। वर्ड्सवर्थ इन द टॉपिक्स इज एन एसे बाय, ये ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना, ये लिखा है अल्डस हक्सले ने। ओके, नेक्स्ट, विच प्ले रिप्रेजेंटेड द डिक्लाइन ओल्ड मनी एंड रिप्रेजेंटेड द न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या मतलब है, किस प्ले ने रिप्रेजेंट किया है डिक्लाइन ओल्ड मनी, ओल्ड मनी मतलब जैसे विरासत में हमें मिलता है ना अपर क्लास को पैसा मिलता है, उसको तो डिक्लाइन किया, और रिप्रेजेंट किया है किसको, न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो नवधनाढ़ लोग हैं जिन्होंने अभी नया नया पैसा कमाया है, पारवेन न्यू है, कौन से प्ले ने रिप्रेजेंट किया है ये बताओ। तो ये क्या है, आपको अच्छे से आपको याद नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। ये क्या है, द स्किन गेम। स्किन गेम में काफ़ी पॉपुलर दो करेक्टर हैं, हॉर्नब्लोर और हिलक्रिस्ट। तो जो इसमें हॉर्नब्लोर होता है वो तो न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट को सिंबलाइज करता है, और जो हिलक्रिस्ट होता है वो ओल्ड मनी को, मतलब उसके पास पहला पैसा होता है विरासत में मिला वो। ओके, और जो ये स्किन गेम प्ले था ना, इसने गाल्सवर्दी को फेमस कर दिया था, ये भी याद रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु मेड गाल्सवर्दी फेमस, किसने गाल्सवर्दी को फेमस किया, तो द स्किन गेम। हु चैलेंज्ड द आइडिया ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, किसने चैलेंज किया विक्टोरियन इंग्लैंड के आइडिया को, ये बताओ। चैलेंज किया है जॉन गाल्सवर्दी ने। ओके, याद रखेंगे 20वीं सेंचुरी के थे जॉन गाल्सवर्दी, इन्होंने चैलेंज किया था उनके आइडियाज़ को। नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ द पनिशमेंट केम इन, कब आई है, एक पैम्पलेट था ये जॉन गाल्सवर्दी का ही, ये आया था 1910 में। ओके, इसका ईयर याद रखिए। नेक्स्ट, इन विच ईयर गाल्सवर्दी वाज कॉल्ड टू द वार विद ए व्यू टू स्पेशलाइजिंग इन मनीला, मनीला में किस गाल्सवर्दी को बुलाया गया था विद ए व्यू, एक व्यू के साथ, मतलब एक व्यू को देखने के लिए। तो कौन सी ईयर की बात है ये, याद रखेंगे 1890 की बात है। ओके, हु सेड अबाउट गाल्सवर्दी, किसने गाल्सवर्दी के बारे में कहा, ही नेवर लर्न टू टेल ए गुड स्टोरी, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं क्या करना, एक अच्छी कहानी कहना। ये किसने दिया था स्टेटमेंट गाल्सवर्दी के बारे में, ये दिया था W.J. लोंग। W.J. लोंग ने कहा था कि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है कि वो कोई अच्छी कहानी प्रेजेंट करें अपने प्ले में, अपने वर्क में। ओके, जस्ट ए सेकेंड। नेक्स्ट, हु कोट दिस लाइन, किसने लाइन कोट की है, टेक केयर ऑफ करेक्टर एंड एक्शन, करेक्टर और एक्शन की टेक केयर करो आप, बस उनका ध्यान रखो, एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, डायलॉग है खुद उसकी टेक केयर कर लेंगे, खुद इसकी देखभाल कर लेंगे। मतलब हमें सिर्फ जब कोई प्ले लिखना है या कोई वर्क करना है तो करेक्टर और एक्शन को अच्छे से ध्यान में रखना है, डायलॉग खुद अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। ये बोला था, किसने बोला था ये स्टेटमेंट किसका है, गाल्सवर्दी का है। ठीक है, याद रखिए। इन्होंने ये जो मतलब W.J. लोंग ने ना इसी बुक में जो भी ऊपर आई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसी बुक में ये बात बोली थी गाल्सवर्दी के लिए। और गाल्सवर्दी के बारे में एक स्टेटमेंट और बोला है उन्होंने बोला है, ही यूज्ड टू राइट फिक्सन इन द मॉर्निंग, वो क्या करते थे,
मॉर्निंग में क्या करते थे, फिक्शन लिखते थे, और ड्रामा इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्या लिखते थे, ड्रामा लिखते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीअपियर्ड एज द पीजन, कौन सा प्ले रीअपियर्ड हुआ, फिर से आया, द पीजन। द पीजन कब आया था, पहले तो ये याद रखेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 19 जस्ट अ सेकेंड, गलत हो गया, ये 1912 में आया था, पीजन आया था 1912 में। तो ओके, तो 1912 में आया था पीजन, तो ये रीअपियर हुआ था, रीअपियर मतलब फिर से आया था। तो इससे पहले वाला कौन सा था, तो वो था द आइलैंड पैरासिस। ओके, कौन सा था वो, जस्ट सेकेंड, वो था द आइलैंड पैरासिस। फिर यही प्ले ना रीअपियर हुआ, किसके रूप में, द पीजन के रूप में, 1912 में, याद रखिए। नेक्स्ट, स्वीडल इज ए करेक्टर, स्वीडल करेक्टर है, वो कहाँ पे आती है ये बताओ। तो स्वीडल कहाँ पे आई थी, जस्टिस में, जस्टिस में आया था 1910 में। जस्टिस में एक म्यूट सीन भी है, याद रखना है आपको, म्यूट सीन है एक्ट 3 सीन 3 में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट एन आर्टिस्ट ऑफ मिस्टर गाल्सवर्दीज, सॉरी, एन आर्टिस्ट, जब कोई आर्टिस्ट मिस्टर गाल्सवर्दी के हाई इंडिवर मेंटल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल स्किल राइट्स ए प्ले लाइक, ये बताना है किस प्ले के बारे में बोला है ये, कि जब एक आर्टिस्ट जो है, एक रिव्यूअर ने बोला था, ये टाइम्स में लिखा था, कि जब कोई गाल्सवर्दी के स्टैचर वाला ना कोई लेखक या प्ले राइट जब प्ले लिखता है इस तरह का, किस तरह का, अभी उस प्ले का नाम मैं आपको बताऊंगी। तो जब वो इस तरह का प्ले लिखता है ना, तो ही हैज़ डन मच मोर देन ए प्ले, तो वो प्ले के अलावा भी बहुत कुछ उसने किया होता है। ही हैज़ रेंडर्ड ए पब्लिक सर्विस, उसने क्या की होती है, एक सामाजिक रूप में पब्लिक की सेवा की होती है प्ले लिख के। ये रिव्यूअर था टाइम्स में, आपको बता चुकी हूँ मैं। ये किस प्ले की बात चल रही है, हमें ये रखना, तो ये चल रही है स्ट्राइक की बात। स्ट्राइक में वो सीन है ना हड़ताल वाला, 1909 में आया था स्ट्राइक, इसलिए बोला है उसने कि वो एक पब्लिक सर्विस कर रहा होता है अगर कोई इस तरह का हाई इंडिवर वाला और मेंटल इक्विपमेंट वाला और टेक्निकल स्किल वाला प्ले लिखता है, तो जैसे कि स्ट्राइक है। ओके, नेक्स्ट, हुज हैबिट वाज, किसकी हैबिट थी, टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल, कि जो कोई पुराना नॉवेल होता था, इनटू ए न्यू प्ले, उसे न्यू प्ले में बाय चेंजिंग नेम, नाम बदल के, शिफ्टिंग सीन, सीन को इधर उधर शिफ्ट करके, या सब्स्टिट्यूट डायलॉग, या डायलॉग को इधर उधर सब्स्टिट्यूट करके। किसकी हैबिट थी ये, इस तरह का प्ले लिखने की, ये हैबिट थी गाल्सवर्दी की। वो पुराने प्ले को ना थोड़ा सा उसके चेंज करके नाम वगैरह, सीन वीन शिफ्ट कर देते थे ऊपर नीचे, और डायलॉग चेंज कर देते थे, सब्स्टिट्यूट कर देते थे उनका, और नया वर्क बना देते थे। हु वांटेड टू शेड लाइट ऑन द फॉरगॉटन डार्क स्पॉट, कौन चाहता था उस बात पे प्रकाश डालना जो डार्क स्पॉट है, किसका, ह्यूमन लाइफ का, एज मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग मोरल गाइडेंस, कि किस वजह से, क्या करने के लिए, ताकि वो प्रोवाइड कर सके क्या, एक नैतिक गाइडेंस। कौन लिखता था इस तरह का वर्क, जो डार्क स्पॉट पे लाइट डालता था, मतलब प्रकाश डालता था, ह्यूमन लाइफ। ऐसा कौन था ये बताना है। वो थे जॉन गाल्सवर्दी। उन्होंने, आपको पता है, सोशल लाइफ से रिलेटेड भी उनके वर्क हैं इस तरह के। तो हमारे जीवन में जो जिन बातों पे बात नहीं की जाती, उन बातों पे, मतलब जिन्हें हम छुपा के रखना चाहते हैं, उन बातों पे प्रकाश डाल के उन्होंने क्या किया है, मोरल गाइडेंस प्रदान किया है। इस तरह के प्ले लिखे हैं ना उन्होंने। हु वाज द ग्रेट प्रोपोगेटर ऑफ द नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन इन लिटरेचर, कौन ग्रेट प्रोपोगेटर था नेचुरलिस्टिक मेथड्स का ऑफ डिस्क्रिप्शन इन लिटरेचर में, ये बता कौन था। वो थे जॉन गाल्सवर्दी। ग्रेट प्रोपोगेटर थे, जो नेचुरल मेथड होता है उसको उसके डिस्क्रिप्शन में, लिटरेचर में। ओके, हु सेड, किसने कहा, एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ, जो लाइफ का हर कोई मतलब ग्रुप होता है, हैज इट्स इनहेरेंट मॉरल, उसमें कुछ मॉरल होता है, मतलब इनहेरेंट मतलब पहले से ही मौजूद, जो हमें मिलता है, एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट,
इज टू ब्रिंग दैट मोरल पोइगनेंटली टू द लाइट ऑफ द डे, जिसमें वो क्या करता है, ड्रामेटिस्ट ब्रिंग लाता है क्या, जो नैतिक द्वंद्व होता है टू लाइट ऑफ द डे, मतलब उस पर प्रकाश डालता है। किसने बोला है ये स्टेटमेंट, ये गाल्सवर्दी का है, याद रखना है, गाल्सवर्दी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट, द बेल ऑफ पीस इज व्हाट टाइप ऑफ वर्क बाय गाल्सवर्दी, किस तरह का वर्क है गाल्सवर्दी का, ये एक पोएटिक वर्क है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये भी याद रखेंगे कि बेल ऑफ पीस नाम का वर्क गाल्सवर्दी ने लिखा है। विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी डील्स, कौन सा प्ले गाल्सवर्दी का डील करता है विथ इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी मतलब बिटवीन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में जो क्या होता है, इनफिडेलिटी होती है ना, लॉयल नहीं होते एक दूसरे के लिए, कौन से प्ले में दिखाया गया है ऐसा, वो है फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव में दिखाया गया है। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द इविल ऑफ इलिसिट लव, किसने दिखाया अवैध प्यार को, कौन सा प्ले डील करता है अवैध संबंध को, कि इविल किसने, कौन से प्ले में दिखाई है, वो दिखाई है द एल्डेस्ट सन में। ओके, नेक्स्ट, विच करेक्टर सेड, किसने कहा है जस्टिस इज मसीन, ये स्टेटमेंट किसका है, जस्टिस मसीन है, ये स्टेटमेंट है मिस्टर फ्रॉम का। ओके, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड, जो लोअर क्लास रिप्रेजेंट की गई है वो कौन से प्ले में की गई है गाल्सवर्दी के, फ्रैटर्निटी में, फ्रैटर्निटी में रिप्रेजेंट की गई है जो लोअर क्लास है, मतलब नीचे का जो तबका है उसको प्रस्तुत किया गया है गाल्सवर्दी के फ्रैटर्निटी में। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा से होता है। द ब्लैक कोड 1956 में आया था, इज इट, क्या है, याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखना है कि गाल्सवर्दी का था, फिर याद रखना है कि ये कौन से ईयर में आया था, 1926 में आया था, ये भी याद रखना है। अच्छा, और क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये याद रखना है कि ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, इसका जॉनर शॉर्ट स्टोरी। हु सेड, किसने कहा, गाल्सवर्दी इज एज रिलेंटलेसली रियलिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल हिज प्ले एज हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी। गाल्सवर्दी जो थे वो क्या थे, एक यथार्थवादी थे, रियलिस्ट थे अपने ऑलमोस्ट हर प्ले में, हर नॉवेल में और शॉर्ट स्टोरी में। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये स्टेटमेंट उनके बारे में बोला है रॉबर्ट ए कोट्स ने। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पाल बियरर ऑफ हार्डीज फ्यूनरल। हार्डी का जो फ्यूनरल था, जब उनका वो हो रहा था दाह संस्कार, तो उसमें जो अर्थी उठाने वाले थे ना, उनको बोलते हैं पाल बियरर, तो उसमें कौन नहीं थे। तो हम इस क्वेश्चन को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि उनमें गाल्सवर्दी भी मौजूद थे और वो हमारे इसमें सिलेबस में है। तो गाल्सवर्दी थे, जे.बी. शाह थे और जॉन कीपलिंग थे। ओके, कौन नहीं था, अर्नोल्ड बेनेट नहीं था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखा गया है। ओके, थैंक यू।